तो वाइन बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स। शायद आप लोगों ने देखे होंगे। नॉर्मली हम लोग खाते नहीं है अपने यहाँ इतने ज़्यादा फेमस नहीं है ये। लेकिन देखे सभी ने होंगे लगभग लगभग। सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है हमको ग्रेप्स चाहिए, शक्कर चाहिए और ईस्ट चाहिए। और साथ में थोड़े से गेहूं चाहिए, है ना। गेहूं भी इसमें डालते हैं, स्वाद के लिए डालते होंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन भी होती है, कार्बोहाइड्रेट रहता है गेहूं बेचते हैं नॉर्मली। तो वो जो है वो फायदेमंद ही होगा। ग्रेप्स ले रहे हैं हम, उसको तोड़ ले रहे हैं। तोड़ने के बाद क्या करेंगे, धो लेंगे पानी से अच्छे से, बहुत अच्छे से, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं समझाने के लिए। और उसके बाद क्या करेंगे, उसको अच्छे से पानी से धोया है इन्होंने। धोने के बाद क्या कर रहे हैं, साउंड का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। निकाल लिया उसको प्लेट में। और प्लेट में निकालने के बाद एक बर्नी ली कांच की। कांच की बर्नी में क्या कर रहे हैं, उसको डालते जा रहे हैं और उसको कूटते जाएंगे लकड़ी के डंडे से। उसको पीसते जाएंगे ताकि उसका रस निकल सके, ग्रेप्स का रस निकल सके। डालते जाएंगे और कूटते जाएंगे, डालते जाएंगे कूटते जाएंगे। पूरे ग्रेप्स डाल दिए उन्होंने। और ग्रेप्स डालने के बाद जो है इसमें उसको कूट रहे हैं, बस कुछ नहीं करा ज्यादा कुछ, बस उसी को कूटा है। तो लगभग लगभग सभी अंगूर जो है वो, उसके बाद क्या डालेंगे, शुगर डालेंगे। बहुत सारी शुगर डालते हैं, जाहिर सी बात। शुगर डाली इन्होंने बहुत सारी। शुगर डालने के बाद ईस्ट को एक्टिव करेंगे। ईस्ट एक्टिव करना इन्होंने बताया नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया है ईस्ट एक्टिवेटेड इन ल्यूक वार्म वाटर। और ईस्ट को डाल दिया है इसमें। ईस्ट को पहले एक्टिव करना पड़ता है। ये जो दानेदार ईस्ट आता है, इसको पहले हल्के से गर्म पानी में डाल देते हैं, तो ये ईस्ट एक्टिव हो जाता है। जो बैक्टीरिया है ना ईस्ट के, वो एक्टिव हो जाते हैं। और ईस्ट मिलाने से वो बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पर जो है वो जो रस रहता है फलों का, शुगर की उपस्थिति में उसको अपघटित कर रहे होते हैं और अल्कोहल बना रहे होते हैं। जो कि रिएक्शन आपने जस्ट यहाँ पर देखी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज पहले काय में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में। और ऑक्सीजन की उपस्थिति ईस्ट ईस्ट नॉर्मली होता है, वो काय में कन्वर्ट कर देगा उसको इथेनॉल में, साथ में ही बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर जो है ईस्ट मिला दिया गया है अंगूर में। और शक्कर, ईस्ट और अभी अंगूर ही है, तीन चीज ये ही है। और इसमें आप क्या कर देंगे, थोड़ा सा गेहूं भी मिला देंगे। उसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ये गेहूं लिए इन्होंने, और सिंपल से गेहूं है, बस उसको डाल दिया। कार्बोहाइड्रेट के कारण उपस्थिति के लिए डाला होगा, पता नहीं इसका यूज क्या है गेहूं डालने का, लेकिन उन्होंने डाला हुआ है। इसके बाद जो है क्या करा उन्होंने, मिक्स एवरीथिंग विथ प्योरिफाइड वाटर, कीप द जार क्लोज्ड एंड एयर टाइट फॉर अराउंड 21 डेज। 21 दिन के लिए आपको जार को टाइटली बंद कर देना है और थोड़ा सा पानी डाल देना है इसमें। और 21 दिन के लिए जो है वो बंद कर देना है, जार को एयर टाइट कर देना है, हवा नहीं जाना चाहिए अंदर। पानी पूरा भर दिया उन्होंने, पूरी बर्नी भर दी। और उसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो है, अभी देखो कलर कैसा दिख रहा है। अभी थोड़ी देर बाद कुछ दिनों का टाइमलेस दिखाएंगे वो। तो ये देखो, स्टिर मिक्सचर विथ अ वुडन स्पून एवरी डे फॉर 21 है। हर दिन आपको लकड़ी की चम्मच से उसको हिलाना है। कलर देखो अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है उसका। ये जो बबल दिख रहा है ना आपको, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ईस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, साथ में अल्कोहल भी बना रहा है। तो अल्कोहल जो है वो पानी के रूप में वहाँ पर मौजूद रहेगी। ये बबल जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हैं। जब हम जैसे ही खोलेंगे तो एक बबल जो है वो निकल जाएंगे। ये छिलके ऊपर आ गए हैं इसके, अंगूर के छिलके हैं ये। तो अभी उसको हटाना नहीं है मेरे ख्याल से, उसी में मिक्स रहने देना है जब तक 21 दिन नहीं हो जाते। 21 दिनों तक उसको अपन को डेली मिक्स करते रहना है। जब 21 दिन हो जाएंगे, 21 दिन बाद ऐसे दिखेगी कुछ। ये जो बबल दिख रहे हैं ना, फिर से बोल रहा हूँ मैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। 21 दिन बाद हमको उसको खोलना है। और ये अंगूर के छिलके जो ऊपर निकल गए हैं, ये अब हमारे कुछ काम के नहीं है। ये इसमें से सारा मेन मटेरियल जो है लिक्विड में आ चुका है अपना, जो भी चीज थी अपनी। उसको अब क्या करेंगे, हम छान लेंगे, है ना। तो एक छन्नी ली उन्होंने और उसको छान लिया। और ये चीज जो है वो कुछ काम की नहीं, जो बची हुई है ना, ये कुछ काम की नहीं है। इसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो थे वो रस में आ चुके हैं अभी तक, अपघटित कर चुका है जी। तो इन्होंने एक मटके में निकाल लिया इसको। इसको दबा लिया ताकि उसमें कुछ रहे ना रस बाकी। हाथ से निकाल रहे हैं ताकि हाथ से अच्छे से निकल जाए, साफ हाथ से निकाल लिया उनको। और अब जो
ये तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते जहाँ तक है। आप तो खाद में ही बनाने में यूज कर सकते हैं। अब ये जो लिक्विड बना है ना, ये रेड वाइन है। और सेहत के लिए आप उसमें उसमें अपने एंटीऑक्सीडेंट होते हैं बहुत सारे। एंटीऑक्सीडेंट रेड वाइन प्रोटेक्ट अवर स्किन एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम एजिंग। हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छी होती है। इसलिए मैंने बोला था यदि आपको आप में से कोई बनाता है इसको तो मुझे जरूर टेस्ट करवाइएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है इसको लेने में, है ना। तो ईस्ट की मदद से हम ये अब बोलोगे वाइन में जो है वो अल्कोहल, इसमें अल्कोहल की परसेंटेज होगी, बिल्कुल होगी, इथेनॉल होगा इसमें, लेकिन कम होगी, इतनी ज्यादा नहीं होगी। सेहत के लिए जो है वो अच्छी रहेगी, वो अंगूर से बनाई हुई है। अगर मान लो किसी को आप घर में बताओगे नहीं कि इससे जो बना है वो एथेनॉल है, तो उनको तो ये लगेगा कि अंगूर के रस से बन रही है, ये तो कुछ अच्छी चीज होगी। और वाकई वो खराब नहीं है, वो खराब नहीं है, उसमें जो अल्कोहल बना है वो ज्यादा मात्रा में नहीं है, वो बहुत कम मात्रा में है और सेहत के लिए अच्छी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जो है वो एक दिन में ही पूरी गटक जाओ, पूरी पी जाओ, तो जाहिर सी बात है अति सर्वत्र वर्जित, वो नुकसानदेह ही होगी हर जगह से। इस तरह से जो है वो फलों के रस से शराब बन सकती है। और यहाँ पर जो है जो प्रैक्टिकल बताया हुआ है ये भी हमको यही बता रहा है कि फलों के रस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बनाई जाती है। आप में से कई बच्चे जो है वो सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्यों बताया है, क्यों नहीं बताया। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं वाइन बनाने को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं जो कि मैं बताना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ, जिसमें से ईस्ट एक इम्पोर्टेंट चीज है। और वो ईस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ईस्ट में ऐसे ये वाली रिएक्शन हो रही होती है। कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काली एटीपी, यहाँ एटीपी वर्ड आ रहा है, इसको याद रखेंगे। 9th क्लास में एटीपी का फुल फॉर्म पढ़ा है, किसी को याद है क्या? एटीपी का फुल फॉर्म पढ़ा है 9th क्लास में हमने। एटीपी क्या होता है, किसी को पता है एटीपी क्या होता है? ठीक, नहीं पता। हमारी बॉडी में जितनी भी ऊर्जा बनती है, हमारी कोशिका जितनी भी ऊर्जा संचित करती है वो एटीपी के फॉर्म में करती है। और एटीपी का फुल फॉर्म जहां तक अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एक बार कंफर्म कर ले रहा हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और हमारी बॉडी में हर एक कोशिका में जितनी भी ऊर्जा बन रही होती है ग्लूकोज के कारण से, जो हम खाना खा रहे हैं उसके कारण से, ऑक्सीजन के कारण से जो भी क्रिया हो रही है, जितनी भी ऊर्जा बन रही है कोशिका में वो किसके फॉर्म में जमा होती है? एटीपी के फॉर्म में जमा होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा होती है हमारी हर एक कोशिका में जितनी भी ऊर्जा बनती है। तो कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी के नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है जो कोशिका के अंदर होने वाली आंतरोष्मी क्रियाओं का परिचालन करती है। तो हमारी जो कोशिकाएं है ना, वो एनर्जी का स्टोरेज किस फॉर्म में कर रही हैं? एटीपी के फॉर्म में कर रही हैं। जब भी उनको ऊर्जा की जरूरत होती है तो एटीपी को तोड़ लेती हैं और ऊर्जा का यूज कर लेती हैं, जो भी ऊर्जा निकलती है उसका यूज कर लेती हैं नई कोशिकाएं बनाने में, कोशिकाओं की मरम्मत में। एटीपी के बारे में बाकायदा एक ब्लॉग बना दिया उन्होंने। अधिकांश कोशीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। ऊर्जा मुद्रा मतलब कि जैसे हम पैसे देके कोई चीज सामान खरीदते हैं ना, वैसे ही एटीपी भी जो है वो ऊर्जा की मुद्रा है। कोशिकाएं एटीपी लेती हैं, उसको तोड़ती हैं और उसकी ऊर्जा जो रिलीज हुई उसका यूज कर लेती हैं। दिखाई नहीं देता है, ये सब बैकग्राउंड में चल रही होती है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा, मोचित मतलब कि रिलीज होना हो, है ना, इंग्लिश में रिलीज बोलते हैं। जो श्वसन प्रक्रम में जो ऊर्जा निकलती है उसका उपयोग एडीबी, एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। एडीपी प्लस फॉस्फेट ऊर्जा चेंज होगी और एडीपी काय में कन्वर्ट हो जाएगा? एटीपी में। अंतरोष्मी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतरोष्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर तब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतःस्थ फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है तो 30 किलो जूल पर मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। तो यहाँ पर एक अंदाजा दिया हुआ है कि अगर हम जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतःस्थ फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है, तो एक तरह से ब्रॉडली अगर मोटे मोटे शब्दों में बोला जाए तो एक एटीपी से अगर एक एटीपी टूटता है तो वो लगभग लगभग 30.5 किलो जूल पर मोल के बराबर ऊर्जा मोचित करता है। मोल क्या है यहाँ पर? मोल, शायद मोल संकल्पना थोड़ा बहुत याद हो तो एवोगाड्रो संख्या के तहत मोल एक तरह का एक नंबर है
जो कि बताता है, हमको एक अंदाजा देता है कि कोई तत्व 1 मोल है तो उसमें कितने कण विद्यमान होंगे, एवोगाड्रो संख्या के बराबर कण विद्यमान होंगे। अलग हर एक तत्व के लिए मोल के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या वही एवोगाड्रो संख्या के बराबर रहती है, बस कणों का आकार चेंज हो जाएगा। तो वही आपको जो है वो थोड़ा बहुत याद होगा। तो 1 मोल 30 किलो जूल एनर्जी एक पर मोल के तुल्य ऊर्जा मौजूद होती है एक एटीपी के टूटने पर। सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इसी प्रकार के अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसी तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों को सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका के आवेग का संचरण आदि क्रियाओं के लिए किया जाता है। तो मेनली बोलना ये चाह रहे हैं आपसे, जैसे हम बैटरी में ऊर्जा स्टोर कर लेते हैं, विद्युत ऊर्जा, और उसका फिर कभी भी यूज कर रहे होते हैं। जैसे इन्वर्टर में लाइट चली गई, इन्वर्टर से हम घर की सारी चीजें चला रहे होते हैं, इन्वर्टर में कर रहे हैं, मोबाइल में बैटरी का यूज कर रहे हैं, यूपीएस में कंप्यूटर चलाने के लिए कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारी कोशिका क्या करती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा को स्टोर करके रखती है और एटीपी को कभी भी तोड़ लेती है, और जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका यूज कर लेती है पेशियों को सिकुड़ने में, प्रोटीन संश्लेषण में, तंत्रिका और भी बहुत सारी चीजें। कोशिका को जो भी करना है वो सब काम करने के लिए वो क्या करती है, एटीपी की ऊर्जा का यूज करती है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो श्वसन को लेकर ही है। मानव में श्वसन के बारे में बात करेंगे, और जो है उसमें पौधों में भी बात करेंगे। क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। जो वायवीय श्वसन होता है, जो हमारे द्वारा किया जाता है, उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ऑक्सीजन उपस्थित रहता है उसमें। और जब ऑक्सीजन उपस्थित है तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जा रही है कि नहीं श्वसन में। अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जा रही होगी तो वायवीय श्वसन प्रभावित होगा, वो इतनी मात्रा में नहीं एनर्जी रिलीज कर पाएगा। तो बराबर मात्रा में ऑक्सीजन जाना चाहिए। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं। रंध्र ऊपर के कण होते हैं। 2 सेकंड। क्या पढ़ा रहा था मैं भूल गया। तो ऑक्सीजन जो है वो बराबर मात्रा में जाना चाहिए, ज्यादा मात्रा में जाना चाहिए, तभी वायवीय श्वसन जो है वो लगातार काम कर सकता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। अच्छा, पौधों में रंध्र, हाँ पौधों में रंध्र होते हैं जिसके कारण से वायु का हाँ यहाँ पर था मैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, और अंतर कोशीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं। तो जो आपने शायद मेरे ख्याल से अभी जो एक अंतर कोशीय अवकाश किसको बोलते हैं, अवकाश मतलब कि स्पेस, जो पत्ती का मॉडल देखा था ना, उसमें कोशिकाओं के बीच में यहाँ पर स्पेस आया था, इस चीज को ध्यान से देखा होगा यदि, तो इसमें अंतर कोशीय अवकाश लिखा हुआ था। यहाँ पर जो है ये देखो, यहाँ पर वायु कोश लिखा हुआ है ना, वायु कोश। ये कोशिकाओं के बीच में इसको अवकाश बोलेंगे, गैप बोलेंगे। ये कोशिकाओं के बीच गैप होता है ना, जिसके कारण से हर एक कोशिका वायु के संपर्क में आ पाती है, इसलिए ये स्पेस होता है कोशिकाओं के बीच में, वायु कोश लिखा हुआ है। एक दो कोशिकाओं के बीच में स्पेस, ये कोशिकाओं के बीच में स्पेस इसलिए होता है ताकि हर एक कोशिका वायु के संपर्क में रह सके, है ना। पत्तियों में पाया जाता है ये अवकाश, अवकाश यानी कि स्पेस, दोनों के दो कोशिकाओं के बीच में स्पेस पाया जाता है, जिसके कारण से हर एक कोशिका वायु के संपर्क में रह सके और श्वसन कर सके। तो वही इसमें बता रहे हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। विसरण क्या है, विसरण एक तरह से एक गैस का जाना दूसरे गैस के द्वारा रिप्लेस हो जाना विसरण है ना। जैसे कोई कोशिका है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो क्या होगा, गैस एक का अंदर जाएगी, एक गैस दूसरे गैस को रिप्लेस करती है। कुछ हद तक आप बोल सकते हो, जो जैसा अपन ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि गर्म गैस ठंडी गैस को रिप्लेस करती है। गर्म वायु धीरे धीरे जो है जमीन से ऊपर जाती जाती है, घनत्व कम हो जाता है, उसकी जगह ठंडी वायु आती जाती है, ऐसा साइकिल चलता जाता है। तो एक तरह से वो विसरण के द्वारा ही हो रहा है। विसरण मतलब एक गैस के द्वारा दूसरी गैस को रिप्लेस कर देना। ऑक्सीजन अंदर गई तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ गई, ये विसरण के द्वारा हो रहा है, एक गैस के द्वारा दूसरी गैस को रिप्लेस किया जा रहा है, विसरण द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती हैं। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान है। दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2
प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई CO2 नहीं निकलती है। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। तो यहाँ पर एक चीज अंडरलाइन करने वाली बात है, रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान है। तो रात में पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर रहे होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर रहे होते हैं। आपने अभी तक ये चीज सुनी नहीं होगी, या फिर हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, कुछ को नहीं पता हो। पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करने लगते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है। नॉर्मली क्या करते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, उसका भोजन बनाते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गई, लेकिन सूर्य का प्रकाश उपस्थित है ही नहीं, तो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का करेंगे क्या, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस निकाल देते हैं। दिन में श्वसन के दौरान निकाली गई CO2 कार्बन प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई CO2 नहीं निकलती है। इस समय ऑक्सीजन निकलना ही मुख्य घटना है। तो यहाँ पर एक अंडरलाइन करने वाली बात है, सोचने वाली बात है, जिज्ञासा वाली बात है, नई चीज सीखने वाली बात है। पौधे नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, पौधे कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। लेकिन रात के समय पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, और रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। ये आपकी बुक सिखा रही है यहाँ पर, जो कि आपको सीखना चाहिए। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उनमें जल में मिले ऑक्सीजन ही उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो बोल रहे हैं। भैया, आप कह रहे हैं कि मतलब कोई कोई से पौधे होते हैं ना जो रात में भी CO2 नहीं छोड़ते, तो वो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में नहीं कर पाते, वो फिर भी नहीं छोड़ते हैं CO2, जैसे तुलसी है। और ये हमारी धार्मिक भावनाएं हमको कहने पे मजबूर कर देती हैं कि पीपल जो है वो रात में जो है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं करता है, या तुलसी जो है। नॉर्मली ऐसा मुझे नहीं लगता, साइंटिफिकली प्रूवन है कि तुलसी रात में CO2 नहीं छोड़ती होगी, ऐसा मुझे लगता है ना। कुछ पौधे हाँ बेशक हो सकते हैं, बेशक कुछ पौधे ऐसे हो सकते हैं जो कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित नहीं करते हो, बेशक, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तुलसी नहीं करती है, ये बात आपकी धार्मिक भावना आपको कहने पे मजबूर कर रही है। रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, और चांसेस हैं कि नहीं होना चाहिए ऐसा। और इसी कारण से आपको रात के समय पौधों के आपने सुना भी होगा कई बार, बड़े पेड़ के नीचे जो है रात में सोने नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, आपको वहां पर जो है वो घबराहट हो सकती है, और कुछ भूत होने का एहसास भी हो सकता है। तो बड़े वृक्ष, पीपल, बरगद वगैरह के नीचे रात में आपको जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा है, आपको वहां पर घबराहट हो सकती है, और उस घबराहट को आप नाम दे दोगे भूत का। तो रात में इसलिए नहीं जाने दिया जाता है किसी भी बड़े वृक्ष के नीचे, है ना। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ पौधे या पेड़ हो सकते हैं जो रात में नहीं छोड़ते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन ही छोड़ते होंगे। ऐसा उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर के कारण हो सकता है, हो सकता है। हर एक जीव की बॉडी अलग अलग है, पौधों के मामले में बहुत ज्यादा विविधता है वहां पर। तो उसके कारण से कुछ पौधे हो सकता हो कि ऑक्सीजन छोड़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये बोलना सही नहीं होगा कि तुलसी जो है वो रात में ऑक्सीजन गैस ही छोड़ती होगी। ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने प्रूव किया होगा या रिसर्च करी होगी। हाँ, आपको वीडियोस कई मिल जाएंगे इस पर, जो कि धार्मिक भावना से ओतप्रोत होंगे, आपको उस पर शक करना जरूरी है। हाँ, रिसर्च अगर कोई हुई है, किसी ने सच में रिसर्च करी है, कोई PhD होल्डर है जिसने रिसर्च करी, वो चीज आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं उसकी स्टडी करने के बाद बिल्कुल आपको कंक्लूजन दूंगा। लेकिन हाँ, कोई वीडियो ये मत शेयर करना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो वीडियो आते हैं ना, तुलसी के फायदे, तुलसी के ये रात में लगाने से ये होता है, वो वाले वीडियो मत करना। वो सब बकवास चीज होती हैं, अपनी उसमें कोई साइंस नहीं होती है, केवल वो अपना थोप रहे होते हैं। शास्त्रों में कहा हुआ है, शास्त्रों में लिखी हुई बात, हर बात सच तो है ना। हर बात सच नहीं है, कुछ बातें सच है भी, इन सब चीजें सच तो है ना। हमको अंधविश्वासी नहीं होना है, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, और हमको हर चीज पे शक होना लाजमी है और होना चाहिए। तो तुलसी के बारे में केवल ये बोलना कि ऑक्सीजन रिलीज करती है, गलत होगा। कुछ पौधे होंगे, उन पौधों के बारे में पता कर सकते हो जिन पर साइंटिफिकली प्रूवन हुआ है कि वो पौधे रात में ऑक्सीजन छोड़ते होंगे। मैंने इस बारे में कभी स्टडी नहीं करा कि तुलसी रात में ऑक्सीजन छोड़ती है या फिर दूसरा पौधा करता है, तो मैं इसको अभी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा। हाँ, कुछ सर्च करके देख सकते हैं अपन, तो वाकई ऐसा है या नहीं। तो जंतु में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न हाँ,
यहाँ पर बात कर रहे हैं एक जलशाला में मछली का अवलोकन कीजिए। वह अपना मुंह खोलती और बंद करती रहती है। साथ ही आंखों के पीछे क्लोम छिद्र को ढकने वाला प्रच्छद भी खुलता है और बंद होता है। क्या मुंह और क्लोम छिद्र के खुलने और बंद होने के समय में किसी प्रकार का समन्वय है? गिनती करो कि मछली 1 मिनट में कितनी बार मुंह खोलती और बंद करती है। इसकी तुलना आप अपनी सांस को 1 मिनट के अंदर और बाहर करने से कीजिए। तो ये बोलना चाह रहे हैं मछली पर गौर कीजिए, मछली कैसे श्वसन कर रही है ना। फिश टेकन, एनिमेशन दिखा रहे हैं, एनिमेशन ही देख लेते हैं, रियल दिखा देते तो ज्यादा अच्छा रहता। मुंह खोलकर सांस लेती हैं और जस्ट आंखों के पीछे इनके गलफड़े होते हैं, ये वाला एरिया होता है गिल्स वाला, वो जो है वो यहाँ पर दिखाई भी देता। ओ भाई, मछली काट के दिखाओगे क्या? क्या दिखा रहे हैं? काम की चीज नहीं है हमको अभी ये, हमको गलफड़ों से मतलब। हाँ ये देखना ध्यान से, जब मुंह खोलती है तभी उसके पीछे के गिल्स भी खुलते हैं क्या, ये गौर करना। देखो, मुंह खोल रही है और ये गिल्स है, चल पड़े। टाइमिंग सेम नहीं है क्या? सेम है। और ये जो है वो पानी ग्रहण करती है तो पानी निकाल देती है, गलफड़े उस पानी में से क्या निकाल लेते हैं? ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। तो गलफड़े एक बहुत, गिल्स एक महत्वपूर्ण अंग है श्वसन करने के लिए मछलियों में। मुंह से पानी ग्रहण कर रही होती है और बाहर गलफड़ों से बाहर निकाल भी देती है, और गलफड़े क्या करते हैं? उस पानी में से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। ये देखो यहाँ पर ऑक्सीजन घुलती हुई दिखाई दे रही है ना। तो वो जो है, कई लोग जो है वो त्वचा से भी सांस लेते हैं, मेंढक के बारे में बोला हुआ है। मेंढक जो है वो त्वचा से सांस ले रहा होता है, ऑक्सीजन त्वचा से अंदर कर रहा होता है। इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन कर रहा होता है ना। तो यही बोला हुआ था उन्होंने कि और अधिक जाने। तंबाकू का सीधा उपयोग सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के रूप में किसी उत्पाद का उपयोग हानिकारक है। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीव, फेफड़ों, दिल और यकृत को प्रभावित करता है। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुसी बीमारियों और कैंसर के कई अन्य रूपों के लिए एक प्रमुख जोखिम का कारक है। भारत में गुटखा सेवन से मुख्य कैंसर की घटनाएं बढ़ी हैं। स्वस्थ रहें, बस तंबाकू से बने उत्पादों के लिए नहीं कहें। तो जाहिर सी बात है, गुटके तक पे कैंसर का चित्र तक बना रहता है, अपने डेंजरस डेंजरस चित्र बने रहते हैं उस पर, उसके बाद भी लोग जो है वो खा रहे होते हैं तंबाकू। हालांकि वो हमारे लिए जो है वो डेंजरस है, उससे कैंसर हो सकता है। तो वो चीज है। एक बार अंशिका क्वेश्चन पे एक बार सर्च करके देख ही लेते हैं, पता नहीं कब टाइम मिलेगा फिर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक बार उस पर फोकस करके देखते हैं। इस तुलसी रिलीज ऑक्सीजन, 10 तुलसी। हाँ सही है। Tulsi is another name in the list of plants that get off oxygen at night. The leaves of Tulsi emit characteristic scent that can smooth nerves and help reduce anxiety. Having a Tulsi plant in home, uh, कोई साइंटिफिकली बताए? हाँ अंशिका, आप सही थी, यहाँ पर कोयरा भी प्रूव कर रहा है इस चीज को। तुलसी एक ऐसा पौधा है। तुलसी प्लांट डज नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन नाइट। लो, यहाँ पर एक बंदी बोल रही है कि नहीं, गलत बोल रहे हो आप। एज पर सम ऑफ द अदर आंसर गिवन, इट डज द सेम रीजन इज कैम crustulation acid metabolism. They are wrong on both accounts. Tulsi is not a plant undergoes CAM. नॉट इन, मतलब ऐसे पौधे जो कैम प्रोड्यूस करते हैं, कैम बनाते हैं, जिनमें कैरासियोलेशियम एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, वो रात में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और कैम तुलसी में उपस्थित नहीं होता है। नॉट इनफ स्टडी हैज बीन कंडक्टेड टू कंक्लूड तुलसी अंडरगोस कैम इवन इन सैनिटरी कंडीशन। अभी ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है जो ये सिद्ध कर सके कि कैम तुलसी में होता है। कैम is a carbon fixation pathway that evolved in some plants as an adaptation to a arid condition. Tulsi is not a plant that grows in arid condition. Try not watering your tulsi plant for day or two. तो कैम ज्यादातर ऐसी कंडीशन में पाया जाता है जहाँ एरिड कंडीशन होती है। अभी एरिड कंडीशन जहाँ तक है, मेरे ख्याल से शुष्क जगहों को बोलते होंगे एरिड कंडीशन। तो
कैम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, जो कि प्लांट्स में अगर होता है तो प्लांट्स रात में भी ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं। तुलसी में कैम नहीं होता है। तो मैं अभी भी अपनी बात पर इनकी मदद से भी सहमत हूँ। ये देखो यहाँ पर तुलसी, स्टार्टिंग में गूगल ने क्या बोल दिया, गूगल ने तुलसी नजर नेम ऑफ द प्लांट। जो वेबसाइट है ये भी पहले से पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, साइंटिफिकली लॉजिक नहीं दे रही है। यहाँ पर इस क्वेश्चन ने साइंटिफिकली लॉजिक दिया है कि जिन पौधों में कैम होता है, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, वही केवल रात में ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं। ये साफ लिखा हुआ है इन्होंने। और तुलसी जो है वो नहीं है कैम। इवन प्लांट्स दैट अंडरगो कैम डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन द नाइट टाइम। In a plant using full cam, the stomata, little holes on the black side of leaf in the leaf remain shut during the day to reduce evapotranspiration, but open at night to collect carbon dioxide. तो ये यहाँ पर रेफरेंस तक दे रहे हैं कुछ बुक्स का। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कोई और डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है। साफ साफ बताया गया है कि तुलसी रात में ऑक्सीजन रिलीज नहीं करती है। ऐसी कोई भी पर्टिकुलर स्टडी नहीं हुई है जो ये प्रूव कर सके कि तुलसी रात में ऑक्सीजन रिलीज करती है। तो कृपया कर दिमाग से ये भ्रम निकाल दें कि तुलसी रात में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। ठीक, आज की सभा यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नया दिखाने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस जय गुरुदेव भैया। नाइट। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव।